हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं संपूर्ण बाल विकास भाग 5 की। और ये जो वीडियो है सी-टेट, के-वी-एस, रीट, डी, एसएसबी, सुपर टेट, यूपी टेट आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ पर उन की पॉइंट्स की बात करेंगे, कीवर्ड्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में हूबहू वैसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हाल ही में जो सी-टेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो यहाँ से आने वाला है। इस वीडियो के हर एक कंटेंट से वो ज़रूर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस आज के टॉपिक पे बात करेंगे त्रिबुद्धि सिद्धांत की, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। तो एक चीज़ तो ये पूछ ली जाती है किसके द्वारा दी गई, ये सिद्धांत दिया गया, तो विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा ये त्रिबुद्धि सिद्धांत को दिया गया था। अब ये त्रिबुद्धि इन्होंने क्यों कहा, तो इन्होंने 3 प्रकार के जो हैं यहाँ पर घटक लिए हुए हैं, कंपोनेंट लिए हुए हैं, और इसी वजह से इस सिद्धांत को त्रिबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। ये 3 घटक कौन कौन से हैं, तो इनको आप ट्रिक के माध्यम से चाहे याद कर सकते हैं। PCA, P का मतलब प्रैक्टिकल, C का मतलब क्रिएटिव और A का मतलब एनालिटिकल। तो ये 3 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। इसको आप डायग्राम के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र दिया गया है इस डायग्राम में, कि ये जो है रचनात्मक या एक्सपेरिमेंटल क्रिएटिव की बात की जा रही है, ये प्रायोगिक कंपोनेंट की बात की जा रही है, और ये विश्लेषणात्मक कंपोनेंट की बात की जा रही है। तो अब इनके कई बार नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रायोगिक की या प्रैक्टिकल कंटेक्चुअल की, इसे संदर्भात्मक, इसे क्या नाम दिया जाता है, संदर्भात्मक। तो एग्ज़ाम में हो सकता है शब्द बदल करके आ जाए, तो इसे संदर्भात्मक भी बोलेंगे, इसको प्रायोगिक घटक भी बोलते हैं। दूसरे अगर बात करें दूसरे की, तो ये दूसरा नंबर यहाँ पे है रचनात्मकता या एक्सपेरिमेंटल। जैसे अनुभवजन्य भी नाम दिया जाता है, याद रखिए अनुभवजन्य घटक। हालांकि इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसे रचनात्मक घटक, अनुभवजन्य घटक भी कहते हैं। और जो तीसरा यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कंपोनेंशियल, एनालिटिकल, मेटा कंपोनेटिक आदि नामों से जाना जाता है। तो इसे घटकी घटक भी कहते हैं, इसे विश्लेषणात्मक घटक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बुद्धि के घटकों की बात उन्होंने की है। अब इनको हम समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। जैसे कि हम कंपोनेंशियल घटक की बात करें, विश्लेषणात्मक घटक की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ये घटक का क्या हेल्प करता है, ये अमूर्त तरीके से सोचने में हेल्प करता है। और ये एक तरीके की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है, राइट। तो विश्लेषण करता है वो, ठीक है, अमूर्त चिंतन करता है और चीज़ों को विश्लेषित करता है। और इस बुद्धि के घटक को हम विश्लेषणात्मक बुद्धि का घटक कहते हैं। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल या रचनात्मक, जिसे क्रिएटिव भी बोला जाता है। इसमें क्या है कि नए नए जो आइडियाज़ हैं वो बनाए जाते हैं मस्तिष्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से जब नए नए आइडियाज़ आएँ, तो इस तरीके के घटक जब बुद्धि में आते हैं तो उसे हम रचनात्मक घटक नाम देते हैं या अनुभवजन्य घटक नाम देते हैं। आगे हम तीसरे की बात करेंगे, कंटेक्चुअल या प्रायोगिक, प्रैक्टिकल भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये जो प्रायोगिक है, इसमें मुख्य बात यह है कि वातावरण को अपने मन मुताबिक ढाल दिया जाता है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ जो है समायोजन कर लिया जाता है कंटेक्चुअल में, संदर्भात्मक घटक में। तो 3 बातें आपको याद रखनी है कि 3 प्रकार के घटक इन्होंने दिए हैं, कंपोनेंशियल, एक्सपेरिमेंटल, कंटेक्चुअल, जिनके नाम विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और प्रायोगिक है, राइट। अब आगे हम बात करते हैं लुईस थर्स्टन का जो समूह कारक का सिद्धांत है। इसका एक नाम और क्या है दोस्तों, समूह कारक, याद रखिए समूह कारक। तो अब इनके साथ कैली नाम के भी एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था, कैली। और केली ने जो ये बुद्धि बताई हैं, प्राइमरी जो मानसिक योग्यताएं बताई हैं वो 9 बताई थी। लेकिन अगर हम लुईस थर्स्टन की बात करें तो इन्होंने जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं उनको 7 बताया था। तो हम यहाँ पर सिर्फ थर्स्टन की बात करेंगे, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि इन्होंने जो प्राथमिक योग्यताएं बताई हैं वो 7 बताई हैं। पीएमए कितनी बताई हैं, 7। और ये 7 के साथ एक साथ मिलकर के काम करती हैं, इसी वजह से इसको समूह कारक कहते हैं। अर्थात कोई एक कारक का इस्तेमाल बुद्धि में नहीं होता, बल्कि कई कारक एक साथ मिलकर के काम करते हैं।
और इन्होंने कुल मिलाकर के 7 कारकों की बात की है और ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। अब इनको हम समझेंगे। जैसे पहला है स्पेशियल एबिलिटी, जिसे स्थानिक क्षमता कहते हैं। स्थानिक क्षमता, जैसे कि अगर हम बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, और उन्होंने इसमें से एक बुद्धि बताई थी स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल एबिलिटी, जिसमें कि चित्रकार, कलाकार, मूर्तिकार, पेंटर आदि के बारे में यहाँ पर उन्होंने बात की थी कि ऐसे लोगों के अंदर, कलाकारों के अंदर इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि एक कारक क्या है, स्पेशियल एबिलिटी है। दूसरा कारण है परसेप्चुअल, अवधारणात्मक क्षमता, ऐसी क्षमता कि हम किसी चीज़ की अवधारणा बना लें। और तीसरी है संख्यात्मक क्षमता, संख्याओं की जो एबिलिटी है वो दिमाग में होती है, बुद्धि में। और भाषा समझने से संबंधित जो होती है वो वर्बल कंप्रेंशन होती है। पांचवा है वर्ड फ्लुएंसी, भाषा बोलने से संबंधित जो योग्यता होती है। और एक है मेमोरी, हमारी स्मृति में सारी चीज़ें मतलब स्टोर होती हैं। और लास्ट में है तर्क शक्ति वाली। तो ये सभी के सभी एक साथ मिलती हैं। जैसे कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं, मान लो ये स्पेशियल है, राइट, ये बुद्धि जो है वो अवधारणात्मक है, परसेप्चुअल है। इसी के बाद अगर इसी से हम कनेक्ट कर दें अगला नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और ये इसके साथ ऐसे हम जोड़ देंगे वर्बल को। तो ये सारी के सारी जो बुद्धियां हैं समूह में एक साथ होती हैं, तब वो काम करती हैं। अर्थात बुद्धि का कोई एक पार्ट नहीं होता। जिस तरीके से हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, कई प्रकार की बुद्धियां नहीं होती हैं, बल्कि कई प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जो मिल करके एक बुद्धि का निर्माण करती हैं। तो जैसे स्थानिक क्षमता, अवधारणात्मक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, भाषा समझने संबंधित क्षमता, भाषा बोलने से संबंधित क्षमता और स्मृति तर्क शक्ति, ये सभी मिलकर के एक समूह का निर्माण करती हैं। इसी को बोला इन्होंने कि ये बुद्धि है, राइट। तो ये सभी के सभी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, ना कि ये बुद्धि के प्रकार हैं। इस बात को आप याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये था थर्स्टन के बारे में। अब हम लोग पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरी, उसकी बात करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हम कीवर्ड, की पॉइंट्स को लेकर के ही चलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बात करेंगे, और जो यहाँ पर बताया जाएगा वो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, राइट। तो जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, इसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो पियाजे थे वो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है, मतलब कहने का कि बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। इन्होंने ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा है, अर्थात बिल्डर ऑफ नॉलेज, एक्टिव कंस्ट्रक्टर। इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। इन्होंने स्कीमा की अवधारणा दी है, और स्कीमा क्या है, एक तरीके के मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है स्कीमा, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। पियाजे रचनावादी जो हैं वो मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिए। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थे वो रचनावादी मनोवैज्ञानिक उनको कहा जाता है, और ये पियाजे थे। आगे पियाजे के बारे में बताया गया कि पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकसित। तो पियाजे का ये कहना था कि बच्चा जो है वो एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो कोरा कागज होता है, वो जब उसका जन्म होता है तो बहुत सारी संज्ञानात्मक संरचनाएं उसके मस्तिष्क में बनी हुई होती हैं, लेकिन इनका अधिकतम विकास जो है वो 14-15 साल में होता है। अर्थात उनमें मैच्योरिटी जो है वो 15 साल तक आ जाती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। इन्होंने एक और चीज़ बताई है, कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकालाप, जो कि 3 से 5 वर्ष की अवस्था में देखा जाता है। अब ये सामूहिक एकालाप क्या है, कलेक्टिव मोनोलॉग क्या है, और ये जो होता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उन्होंने बताई 2 से 7 वर्ष, तो उसी के अंतर्गत आता है कलेक्टिव मोनोलॉग। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो सार्थक संवाद नहीं करते हैं, अर्थात उनके टूटे फूटे शब्द होते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो संवाद करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो लगता है कि बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, अर्थात अहम भाषण की भावना उनके अंदर होती है, और वो बोलते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सार्थक नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में भी बातचीत करते हैं और उन्हीं शब्दों के माध्यम से वो खुद से भी बात करते हैं। तो इसे कलेक्टिव मोनोलॉग कहा जाता है, सामूहिक एकालाप कहा जाता है। ये जो विचार है ये किसने दिया, ये दिया था पियाजे ने। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि विकास जो है वो क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन पियाजे ने कहा नहीं, ये सतत नहीं चलती है, बल्कि ये कैसे चलती है, अवस्थाओं में। जैसे कि उन्होंने 4 अवस्थाएं बताया कि विकास इस तरह से होता है अवस्थाओं में, ना कि ये क्रम से होता है,
ठीक है। तो सतत निरंतर नहीं चलता है बल्कि ये अवस्थाओं में चलता है। इस वजह से इन्होंने कहा कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। ठीक है। अब इन्होंने कुछ संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उसके कुछ तत्व बताए हैं, एलिमेंट्स बताए हैं। इनको आप शॉर्ट में ट्रिक MESE के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे कि पहला है M वाला, मैचुरेशन मतलब परिपक्वता, ये भी होनी चाहिए। और ये परिपक्वता कैसे किस पर आधारित होती है? जेनेटिक्स या हेरिडिटी पर आधारित होती है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, अनुभव की, तो ये हमारे अनुभव जो होते हैं वो हमारे कार्य पर आधारित होते हैं। अगर हम कोई काम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमें अनुभव नहीं मिलेगा। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया, ये भी जो है संज्ञान का एक भाग है। अगर हम समाज में नहीं रहेंगे, उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं होंगे, तो हम जो है हमारा संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। और लास्ट में इन्होंने बताया इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास हम संतुलन भी प्राप्त करते हैं। अब इन्होंने एक प्रोसेस दी है कि प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, संतुलन कैसे मिलता है। तो जैसे संतुलन में आप देखेंगे इक्विलिब्रेशन में कि एक चीज़ यहाँ पर अनुकूलन एडॉप्टेशन दी गई है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। तो दो पार्ट है इसके। सबसे पहली बात, संगठन का मतलब है अर्जन। पहले हम सूचनाओं का अर्जन करते हैं और इसके पश्चात उनका क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। अब अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन सिर्फ एक पार्ट नहीं होता, इस पे दो पार्ट होते हैं। एक होता है आत्मसात, दूसरा होता है समायोजन। ठीक है। तो संगठन के बाद हम क्या करेंगे? आत्मसातीकरण करेंगे। उसके बाद जब हम समायोजन करते हैं नई परिस्थिति में, तो इन दोनों को मिला करके कहा जाता है एडॉप्टेशन। ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ किसका है? इक्विलिब्रेशन का, संतुलन की ये प्रक्रिया है। आगे इन्होंने बताया प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन की, अगर अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो उसको अगर हम विस्तारित रूप में देखें तो किस तरीके से हो सकती है। हालांकि जब स्कीमा निर्माण की बात करते हैं तो स्कीमा निर्माण में थोड़ा सा प्रोसेस बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है अनुकूलन की प्रक्रिया इन्होंने बताई है कि सबसे पहले क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। ठीक है। एसिमिलेशन, क्योंकि हम सिर्फ एडॉप्टेशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पर हम अनुकूलन की बात करेंगे। अनुकूलन कैसे होता है इसको अगर विस्तारित रूप में देखें तो सबसे पहले क्या होता है? आत्मसात करना। आत्मसात करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? संतुलन करते हैं। संतुलन के बाद जब नई परिस्थिति आती है तो फिर हमें असंतुलन पैदा होता है और फिर हम समायोजन करना चाहते हैं, एकोमोडेशन करना चाहते हैं। तो जब समायोजन प्राप्त करने के लिए हम फिर क्या करते हैं? चीज़ों को जोड़ते हैं, आत्मसात करते हैं। तो इन्होंने एडॉप्टेशन को जो है इस तरीके से समझाया हुआ है। तो इस डायग्राम को आप एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एसिमिलेशन के बारे में। क्या कहा गया है? एसिमिलेशन इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीम में ऐड करना, अर्थात जो हमारी संरचनाएं बनती हैं उनमें क्या करना? ऐड करना। जो हमने बाहर से सूचनाएं अर्जित की हुई हैं उनको एक क्रम देना, स्कीम उनकी बनाना, उसे एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण कहा गया है। एकोमोडेशन की बात करें तो इसमें इन्होंने बताया कि अपनी सूचनाओं में एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, सूचनाओं को मॉडिफाई करना, उनका समायोजन करना, ये क्या है? एकोमोडेशन है। राइट, जो यहाँ पर समायोजन की बात की गई है। अगला, आप पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है येलो कलर से, तो आप देख सकते हैं। पहली अवस्था जो है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष इसको बताया गया। दूसरी अवस्था है पी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। इसके बाद तीसरी है सी से है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद चौथी है एफ से फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक सक्रिय अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी नाम दिया जाता है। ये 11 से 15 वर्ष है। तो चूंकि इन्होंने 15 वर्ष की एज दी है पियाजे ने, और ये कहते हैं कि विकास 15 जो है इस तरीके से संज्ञानात्मक विकास 15 वर्ष तक पूरी तरीके से हो जाता है, अर्थात मैच्योरिटी आ जाती है। बट बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि विकास जो है निरंतर चलता रहता है, लेकिन इस तरीके से आप समझिए कि मैच्योरिटी 15 वर्ष तक आ जाती है। अब ये जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में जो ऑपरेशंस हैं, अर्थात जो संक्रियाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको आप जरूर एक बार देखिएगा। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज की अगर बात करें, हम सेंसरी मोटर स्टेट की बात करें 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें ये कैसी अवस्था है? गत्यात्मक अवस्था है। ये इंद्रिय गामक अवस्था है, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से सीखने की अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था है, अर्थात हमारी जो पेशियां हैं जो जिनसे हम सीखते हैं, या ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं जिनके माध्यम से हम सीखते हैं, इसलिए इसको संवेदी पेशी अवस्था बोला जाता है। ये जन्म से 2 वर्ष की आयु को बोला जाता है। वस्तु स्थायित्व उसमें देखा जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, अर्थात अब जो है वस्तुओं को क्या होता है कि स्थायित्व जो है प्राप्त होने लगता है इस 2 वर्ष की अवस्था तक। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और इसको मैंने कई बार ऑफलाइन क्लास में भी बताया है कि आंख से ओझल तो दिमाग से ओझल। तो आउट ऑफ साइट का मतलब है जब हमारी आंखों के सामने से कोई चीज़ बाहर होती है तो वो हमारे दिमाग से भी बाहर चली जाती है। इसे वस्तु स्थायित्व का, अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो पूरी तरीके से अभी नहीं होता है।
वस्तु स्थायित्व यहाँ पर, हालांकि कुछ कुछ जो है बनने लगता है। विलंबित अनुकरण की बात करेंगे, डिफर्ड इमिटेशन, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जो है पूरी तरीके से अनुकरण भी नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा सा बालक अनुकरण करके सीखना शुरू करता है। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की अगर बात करें, यहाँ पर हम विलंबित अनुकरण की बात कर रहे थे। अगला है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यहाँ पर बालक जो है सिर्फ गोल जो उसका होता है, जो उसका लक्ष्य होता है, सिर्फ उसी को देख करके काम कर पाता है, अर्थात अभी उतना ज़्यादा जो है उसके अंदर संवेदनाएं विकसित नहीं हो पाती हैं कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं को भी वो ध्यान में रख पाए, अर्थात वो सिर्फ एक ही दिशा में काम करेगा। अगर इस तरफ जा रहा है तो सिर्फ इसी तरफ जाएगा, जबकि जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है, वो अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं लेकिन आसपास की चीज़ों को भी अपने घटनाक्रम में, आसपास के घटनाक्रम को भी अपने दिमाग में रखते हैं। लेकिन जब हम बात करें 0 से 2 वर्ष के बालक की, तो वो सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देता है, वो आसपास नहीं देखता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ। आगे हम देखते हैं कि बच्चों की इंद्रियां ही शिक्षक होती है इस अवस्था में, बिल्कुल, क्योंकि इसका नाम ही है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था। तो यहाँ पर जितनी भी इंद्रियां होती हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, राइट। कौन कौन सी होती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियां से ही दुनिया को की समझ विकसित करता है। थिंक्स विद आइज, हैंड्स एंड ईयर्स। पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है। अगले स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ पर जो है तर्क शक्ति में कमी देखी जाती है। यहाँ पर जो है पलटावली जो है वो विकसित नहीं होती है, अर्थात पलटावली में कमी होती है, जिसे हम इरिवर्सिबिलिटी कह सकते हैं, अनपलटावली की स्थिति कह सकते हैं, लैक्स रिवर्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। जैसे कि पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी की नासमझ, मतलब वो चीज़ों को पलट करके नहीं सोच सकता है। पानी तो बर्फ बन सकता है, ये जान गया, लेकिन वही बर्फ पानी दोबारा बन सकती है, इस चीज़ को नहीं समझ पाता। एनिमिज्म की भावना होती है, अर्थात निर्जीव और सजीव की अभी समझ वो विकसित नहीं कर पाता है। और जो रोबोटिक खिलौने होते हैं उनको वो सजीव मानता है, जैसे कि बाकी लोग होते हैं उसी तरीके से खिलौनों को भी वो मानता है जो चलते हुए होते हैं, ठीक है। इगोसेंट्रिज्म की भावना ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक संक्रिया है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया है, बस वो खुद अपने आसपास दुनिया को नाचता हुआ देखता है और उसको अपने आप उस दुनिया में अपने आप को केंद्र मानता है। ऐसा लगता है कि वो उस दुनिया का केंद्र बिंदु है और उसके आसपास चीज़ें जो हैं घटित हो रही हैं। आगे सिंबॉलिक थॉट जो है, सिंबॉलिक थॉट का मतलब है जैसे लैंग्वेज ज्ञान, ABCD क ख ग, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो करने लगता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण यहाँ पर हम देखने को पाते हैं। बच्चे को ऐसा एहसास होगा कि विकेट ए में ज़्यादा पानी है जबकि दोनों में समान है, अर्थात यहाँ हम लैक ऑफ कंजर्वेशन, इसका मतलब है कि ये जो संरक्षण है, या जिसे संधरण नाम भी दिया जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार संधरण भी लिख देता है, तो याद रखिएगा यहाँ संधरण में कमी पाई जाती है, अर्थात वो चीज़ों को अभी संरक्षित नहीं कर पाता। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर हर एक जो संक्रिया है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम अनपलटावली की बात करें तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन से कनेक्टेड है, अर्थात चीज़ों को उलट पलट करके न देख पाना, और वही उसका मतलब है कि संधरण न कर पाना, संरक्षण न कर पाना चीज़ों को। जैसे कि यहाँ ये जो बर्तन बना हुआ है ए वाला, इस बर्तन में आप देख रहे होंगे कि इस बर्तन में पानी है, लेकिन वो बालक इस बर्तन को देख करके ये कहेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है जबकि इसमें कम है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो उस संधरण की जो प्रक्रिया है वो विकसित नहीं हुई है, अर्थात लैक ऑफ कंजर्वेशन की स्थिति में है। केंद्रीकरण की संक्रिया भी हम इसी प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखते हैं, राइट। तो इनको आप एक बार जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष। इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, अर्थात कंक्रीट जो मूर्त चीज़ें होती हैं उनके प्रति तर्क शक्ति का ज्ञान हो जाता है। वस्तुओं का वो वर्गीकरण कर लेता है, क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज, वर्ग, गोलक, कलर, शेप, साइज के आधार पर सबको बता पाता है अलग अलग, और चीज़ों को एक क्रम में लगा पाता है। वस्तुओं का संरक्षण, अर्थात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पलटावली की स्थिति भी आ जाती है, और वो जैसे पहले बार जो उदाहरण था आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो अब वो बता पाता है कि ये पानी जो है ए में कम है जबकि बी में ज़्यादा है, या दोनों में पानी सेम है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बर्तन में पानी ज़्यादा दिखता है, छोटे बर्तन में जिसका आकार चौड़ा होता है, आयतन ज़्यादा होता है, वो पानी उसमें जब पलटा जाता है तो जान जाता है कि हाँ ये दोनों में पानी सेम है। अर्थात इस तरीके की भावना जो है, जैसे वो आयतन को समझना, वो अब धारिता को समझना वो शुरू कर देता है।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाता है, अर्थात पलटावली विकसित हो जाती है। वस्तुओं को सजा सकता है, बढ़ते घटते क्रम में लगा सकता है। और डिसेंट्रेशन अर्थात विकेंद्रीकरण की भावना यहाँ पर हम देख पाते हैं। अर्थात अब वो चीज़ों को अलग अलग जो चीज़ें हैं, उन अलग अलग चीज़ों जो एक दूसरे से रिलेटेड है, सबको एक में पिरो करके, जैसे माला कैसे बनता है, जो माला होता है वो कई सारी मूंगों को मिला करके बनता है, राइट। तो अब वो क्या करता है कि इसी से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों को वो अब एक साथ एक सूत्र में बांध करके देख सकता है, अर्थात विकेंद्रीकरण की स्थिति में वो होता है। ट्रिक्स के माध्यम से आप कुछ संक्रियाएं याद रख सकते हैं, जैसे CCS कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। ये किसकी संक्रियाएं हैं? ये दोस्तों कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अर्थात मूल संक्रियात्मक अवस्था की संक्रियाएं हैं। अगला है लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। इसमें अमूर्त चिंतन की शुरुआत होती है। यहाँ लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग अर्थात परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है यहाँ पर वो अब कर पाता है, अर्थात वो कल्पनाएं करना यहाँ पर शुरू कर देता है। डिडक्टिव रीजनिंग जो है अर्थात निगमनात्मक चिंतन भी वो कर पाता है, ठीक है, अर्थात चीज़ों के परे जा करके भी वो सोच सकता है किसी चीज़ के बारे में। अब हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की का, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत है, अर्थात वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चर जो अप्रोच है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह एक सामाजिक रचनावादी थे, सोशल कंटेक्स्टविस्ट थे, जबकि पियाजे भी एक संरचनावादी ही थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर समाज को ज़्यादा फोकस किया है। आगे सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। अब आइए समझते हैं इनके बारे में और अधिक। ये सामाजिक सृजनवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, ये भी यही बात मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। एक बात मैं आपको बता दूं कि वाइगोत्स्की का जो ये सिद्धांत है वो भी पियाजे के सिद्धांत से ही प्रभावित है, अर्थात उन्हीं के सिद्धांत को देख करके ही वाइगोत्स्की ने उनसे इंस्पायर होकर के इस सिद्धांत को दिया था, राइट, कुछ चेंजमेंट करते हुए। तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, ग्रुप लर्निंग के द्वारा संभव हो पाता है। बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा ही सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जबकि पियाजे ने इस विकास की प्रक्रिया को असतत बताया है, राइट। इस चीज़ को याद रखिए, विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतरक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, आंतरिककरण की प्रक्रिया हम देखते हैं। आंतरिककरण की प्रक्रिया भी इसी सिद्धांत में देखी जाती है। वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनको एक बार हम समझ लेते हैं। इन्होंने विकास को बताया कि विकास कैसे होता है। यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट होगा, अर्थात जब सोशल इंटरेक्शन होगा, बच्चा सामाजिक अंतरक्रिया करेगा, वहाँ से वो वहाँ का कल्चर सीखेगा और वहाँ से वो भाषा लेगा, तभी एक बालक का विकास हो सकता है। अर्थात SCL, ये 3 चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, राइट। इसको आप एक बार याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतरक्रिया से ही संभव है, बिना समाज की भाषा भी बालक नहीं सीख सकता। जबकि पियाजे ने कहा था कि बालक की अपनी खुद की एक जो है भाषा होती है, जिसे उन्होंने विचार नाम दिया था। उन्होंने कहा था पहले विचार आता है, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले भाषा आती है। तो भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, वहाँ ज्ञान का सृजन कर सकते हैं, अर्थात लैंग्वेज इज अ टूल। मेन इन्होंने लैंग्वेज को रखा और समाज को। अब यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, टर्म्स हैं, उनको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला टर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र। और यहाँ पर स्कैफोल्डिंग, अस्थायी मदद, टेम्पोररी हेल्प, इसको कह सकते हैं। इसको स्कैफोल्डिंग को पाड़ भी नाम दिया जाता है, इसको संरचना भी नाम दिया जाता है, इसे मचान भी कहा जाता है, तो कई नामों से जाना जाता है इसको, ठीक है। इधर मोर नॉलेजबल अदर अर्थात MKO की बात की गई है। अब ये तीनों क्या हैं, मैं एक बार यहीं पर आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलकर फिर और समझेंगे हम लोग। संभावित विकास का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां बालक दूसरों की सहायता से, दूसरों की सहायता का मतलब टेम्पोररी हेल्प, अस्थायी मदद के माध्यम से सीखता है या किसी काम को कर पाता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है वही क्षेत्र जहाँ पर उसको मदद दी जाती है, तो वो क्षेत्र होता है संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। और इसी क्षेत्र में ये अस्थायी मदद दी जाती है। और ये मदद देने वाले कौन होते हैं? ये MKO होते हैं, जो कि इस बालक से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, राइट। आगे इसको और समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र के माध्यम से इसको अच्छे से और समझ लेंगे हम लोग। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो जैसे पहला वाला जो है वो A वाला क्षेत्र है। A वाला क्षेत्र को कहते हैं आईडू, अर्थात जहां बालक स्वयं अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकता है, अर्थात जितना वो कर सकता है स्वयं से, वो वाला क्षेत्र A है। और यहाँ पर दिया भी गया है स्टेप लर्नर्स कैन डू, जहाँ पर बालक जो स्वयं कर सकता है। वी डू, ये वो वाला क्षेत्र है जहाँ पर वो बालक क्या कर सकता है कि सहायता से,
जहाँ पर वी डू का मतलब हम करेंगे, अर्थात यहाँ पर बालक अपने MKO के साथ में जो मोर नॉलेजेबल अदर हैं, जो उसके अन्य साथी हैं जो उससे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो शिक्षक भी हो सकता है, वो उसके दोस्त भी हो सकते हैं, उसके भाई बहन माता पिता भी हो सकते हैं। यही वाला क्षेत्र जो है दोस्तों ZPD कहलाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर बालक जो है क्या करेगा कि दूसरों के सपोर्ट से, और वो भी टेम्पररी सपोर्ट से सीखना शुरू करता है। ठीक है, और ये यू डू वाला जो पार्ट है, यू डू वाला पार्ट वो है जब बालक स्वयं अब स्वतंत्र रूप से काम को कर सकता है बिना किसी के सपोर्ट के, अर्थात इवन विद सपोर्ट जो है वो काम यहाँ पर कर लेगा। ठीक है, तो आई डू, वी डू, कैन डू, यहाँ पर एक ये बात दी गई है, ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विद और विदाउट सपोर्ट। ZPD वो क्षेत्र होता है जहाँ पर बालक कुछ हल्की टेम्पररी सपोर्ट के साथ काम कर सकता है। राइट, आगे ZPD स्कैफोल्डिंग हम MKO के बारे में समझेंगे। MKO ये फादर भी जो हो सकते हैं, स्कैफोल्डिंग साइकिल को पकड़ना है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र है यहाँ पर बालक को साइकिल चलाना सीखना है, और पिताजी पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि उसको साइकिल चला करके बता रहे हैं, बल्कि बालक को कुछ सहारा दे रहे हैं। और तो पिताजी जो यहाँ पर ये हुए इस बालक के, वो हुए MKO, और ये यहाँ पर उनको जो सहारा देना, बच्चे को जो सहारा दिया जा रहा है वही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। राइट, और यहाँ पर भी आप यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अब इन्होंने बताया कि भाषा के 3 रूप होते हैं, किसने, वाइगोस्की ने। पहला है सोशल स्पीच, जिसे सामाजिक भाषा नाम दिया गया। तो ये कब होता है, दुनिया में बात करना, जब बालक दुनिया में बात करता है 2 वर्ष की उम्र तक ये चीज़ जो है वो सीख लेता है। प्राइवेट स्पीच है, निज वाक 3 वर्ष की उम्र यहाँ पर दी गई है। ये बोल बोलकर खुद से बात करना शुरू कर देता है, उसे हम निज वाक या निजी संवाद भी कह सकते हैं। और साइलेंट इनर स्पीच होती है, मौन आंतरिक वाक जो है वो मन में बात करने को इन्होंने कहा है। तो इस तरीके से इन्होंने सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच 3 प्रकार की भाषाओं के रूप बताए हुए हैं। बस आपको इतना याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और अदर जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है उसे हम ZPD नाम देते हैं। MKO कौन होते हैं, वो लोग जो बच्चे से थोड़ा बड़े होते हैं और जिनसे बच्चे ज्ञान ग्रहण करते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, एक तरीके की टेम्पररी हेल्प है, क्षणिक मदद है, या तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद को वो काम ना करने लगे, अर्थात बच्चा जब वो काम जब तक ना करने लगे तब तक उसको टेम्पररी मदद जो है देते रहना चाहिए। यह एक तरीके की प्रक्रिया है। लास्ट में कुछ सम मोर टर्म्स हैं, इनको याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम, और ये सारे जो हैं वाइगोस्की के सिद्धांत से ही रिलेटेड हैं, याद रखिएगा, वाइगोस्की ने ही इन चीज़ों को बताया है। अगर कहीं भी इन चीज़ों की बात की जाती है तो आप समझ जाइएगा कि वाइगोस्की के सिद्धांत से रिलेटेड है। राइट, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि पहला दिया है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो है कोलैबोरेटिव का मतलब होता है समूह में किसी प्रोजेक्ट को करना। ठीक है, कोऑपरेटिव का मतलब है ये समूह अधिगम इसको बोलेंगे। ठीक है, कोलैबोरेटिव सहयोगात्मक अधिगम है, और ये जो है कोऑपरेटिव लर्निंग है। और यहाँ पीयर ट्यूटरिंग का मतलब है जब बच्चे ग्रुप में समूह में सीखते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है जब पारस्परिक शिक्षण होता है, बालक एक दूसरे को पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ शिक्षक भी बच्चों के साथ बच्चा बन करके सीख सकता है, वो भी सीख सकता है, बच्चे भी सीख सकते हैं, और बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख सकते हैं, उसे रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। असिस्टिव लर्निंग की अगर बात की जाए तो ये भी वाइगोस्की के ही सिद्धांत में होता है, जिसे हम सहायक अधिगम कहते हैं। तो जब बालक समूह में, सहयोग के साथ में, ग्रुप के साथ में वो सीखेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि असिस्टिव लर्निंग उसे हम नाम देंगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि वाइगोस्की के सिद्धांत से रिलेटेड है। आइए हम बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। दोस्तों वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और आप जब सीटेट के एग्ज़ाम दे के आएंगे इस वीडियो देखने के बाद, अब आपको खुद पता चलेगा कि हाँ सच में यहाँ पर कुछ जो चीज़ें बताई गई थी वो एग्जाम में आई हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इन्होंने अपने सारे के सारे प्रयोग जो है पुरुषों पे किए हैं, और यही एक इनके सिद्धांत की क्रिटिसाइज किया गया है, आलोचना की गई इसकी इसी वजह से। इसलिए सिद्धांत को जेंडर बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं। अब इनकी आलोचना किसने की थी ये भी जान लीजिए। इन्हीं की एक शिष्या थी कैरोल गिलगोन, जो कि कोहलबर्ग की छात्रा थी। इनका मानना था कि ये थ्योरी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव अर्थात नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है।
सारे पुरुषों के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, पुरुषों के ऊपर ही सिद्धांत को लागू किया है, तो जरूरी नहीं है कि महिलाओं के ऊपर भी ये काम करे। ठीक है। नैतिकता क्या है? जब हम सही गलत की पहचानने लगते हैं तो इसका मतलब है कि मॉरलिटी हमारे अंदर आ गई है। नैतिक तर्क, रीजनिंग तर्क की बात करें तो ये क्या है? मोरल डिसीजन लेने के लिए अर्थात नैतिक निर्णय लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है उसे हम नैतिक तर्क कहते हैं। नैतिक तर्क में क्या होता है कि दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने की जो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं उसे भी हम नैतिक तर्क कहते हैं, मोरल रीजनिंग कह सकते हैं। कोहलबर्गर का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इंस्पायर्ड है, तो ये भी इनका सिद्धांत भी इंस्पायर्ड है। कोहलबर्गर का, चूंकि पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता इसलिए ज़्यादातर जो है उसको लोग पढ़ाते भी नहीं है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर उसको नहीं रखा हुआ है। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। वो कौन कौन से स्तर हैं? तो पहला स्तर आपको याद रखना है, पहला स्तर यहाँ पर क्या है दोस्तों? पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, और ये उम्र 4 से 10 साल बताई गई है। इसमें 2 चरण होते हैं, तो कुल मिलाकर के इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। तो एक चीज़ तो आप याद रखिएगा, इन्होंने लेवल कितने बताए हैं? 3, और हर एक लेवल के 2 चरण बताए हैं। तो कुल मिलाकर के चरणों की संख्या कितनी हो गई? 6, और स्तरों की संख्या हो गई 3। तो पहला स्तर आपने देखा पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 साल, इसमें 2 चरण होते हैं। आइए समझ लेते हैं इन चरणों के बारे में। जो पहला चरण है स्टेज 1, इसमें आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास की बात की गई है, अर्थात पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात की गई है। यहाँ पर बालक के लिए नैतिकता सिर्फ इतना होती है कि उसे जब ये लगता है कि जिस काम के लिए उसे दंडित किया जाता है वही जो है गलत काम होता है। ठीक है। तो दंड की वजह से आज्ञा का पालन वो करता है और वो ये समझता है कि यही एक प्रकार की नैतिकता है, अर्थात जब बाहर से उसको इन चीज़ों को सिखाया जाता है। तो ये स्टेज पहली है। दूसरे स्टेज की बात करें तो इसमें व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय, नियमित अभिविन्यास जैसे टिट फॉर टैट जैसे को तैसा की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरे स्टेज में जैसे कि बालक को अगर आप कुछ कहेंगे वो बालक वही काम करेगा जिसमें उसको फ़ायदा वो अपना देखता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो पहले से ही कंडीशन रख देता है कि अगर आप मुझे एक काम बताएंगे तो अगर आप मान लो कि आप 1 गिलास पानी मंगाते हैं तो वो कहेगा कि 1 गिलास पानी ला के तो दूंगा बट मुझे इसके बदले चॉकलेट चाहिए, अर्थात वो टिट फॉर टैट की स्थिति में होता है। उसका अपना खुद का एक एटीट्यूड होता है, अर्थात वो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन की स्थिति में होता है। देखिए यहाँ पर एक्सचेंज की बात की गई है ना, कि अगर आप मुझसे कुछ लेना चाहते हैं तो उसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये खुद के एटीट्यूड में होता है, ये दूसरी स्टेज है। पारंपरिक स्टेज की बात करें, दूसरे लेवल की बात करें जिसे कन्वेंशनल लेवल बोला गया है, 10 से 13 साल की आयु होती है। इसमें भी 2 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं इसमें? इसका जो पहला चरण है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ये जो होता है परंपरागत स्तर की पहली स्टेज है और ओवरऑल जो है तीसरी स्टेज है, राइट, अर्थात चरण की बात करेंगे। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन को हम देखते हैं। यहाँ पर बालक जो है ईमानदारी समझता है, यहाँ पर प्रार्थना वो समझता है, अप्रूवल भी वो यहाँ पर देने लगता है। ठीक है। वो ये चाहता है कि लोग, वो नैतिकता को इस आधार पर तय करता है कि लोग उसे अच्छा कहें। अच्छा, अर्थात लड़का ये कहेगा कि मुझे लोग अच्छा लड़का कहें, लड़की सोचेगी कि मुझे लोग अच्छी लड़की कहें, और अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहना जब लोग कहते हैं तो जिस काम के लिए कहते हैं वही काम अच्छा होता है। इनका नैतिकता का आधार ये होता है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है, अगली स्टेज है इसी परंपरागत स्तर की, कानून और व्यवस्था विन्यास जिसे बोलते हैं, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एंड, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, इसे लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज बोलते हैं। अर्थात रूल्स आर रूल्स, दी कैन नॉट बी ब्रोकन, जो नियम होते हैं वो नियम होते हैं, उनको कोई भी नहीं तोड़ सकता है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि तोड़ना ही क्या है? अनैतिकता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जितने भी रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स का फॉलो करना ही वो बालक नैतिकता समझता है। अब हम तीसरा जो है स्तर है उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, अर्थात जो परंपराओं से हट करके हो। इस उम्र के बच्चे जो हैं उच्चतर आयु सीमा के होते हैं, 13 से अधिक उम्र के होते हैं। इसमें भी 2 चरण होते हैं। ये कौन कौन से चरण हैं? पहला चरण है सामाजिक अनुबंध
अभिविन्यास जिसके बारे में मैंने बात अभी की थी, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल फाइट्स। यहाँ क्या होता है कि बालक जो है वो अब बीच का रास्ता निकालना शुरू कर देता है, अर्थात वो अब कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है जो हमारे सामाजिक नियम हैं। तो वो समझौते की स्थिति पे होता है कि अगर कोई सामाजिक नियम ऐसा है जो कि सच में किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी का नुकसान करता है, तो थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट कर देना चाहिए। हालांकि पूरी तरीके से नियम को वो हटाने की बात नहीं करता है, वो बीच का रास्ता निकालने की बात करता है। तो ये स्टेज 5वीं स्टेज है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की, ठीक है। और इसका लास्ट स्टेज जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की लेवल की, अर्थात उत्तर परंपरागत स्तर की लास्ट स्टेज जो है वो है सैद्धांतिक अंतःचेतना सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास, अर्थात यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल की। यहाँ पर बालक जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। वो ये कहता है कि कोई सामाजिक नियम अगर ऐसा है जो किसी का नुकसान करता हो, किसी के साथ भेदभाव करता हो, किसी की स्वतंत्रता को छीनता हो, किसी के साथ असमानता का व्यवहार करता हो, तो ऐसे नियमों को हमें खारिज कर देना चाहिए और अपने विवेक का, अपने तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेज सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है, जिसे स्टेज 6 बोल सकते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का चित्र आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने हमेशा उन लोगों के लिए लड़ाई की जिनका समाज में हमेशा बहिष्कार किया गया। अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो अफ्रीका में जो रंग भेद था, वहाँ पर जो काले लोग थे, निग्रो लोग, उनके साथ हमेशा भेदभाव होता था, उनको दास बनाया जाता था। उसके खिलाफ इन्होंने बहुत सारे, महात्मा गांधी ने केस भी लड़े थे ताकि इनकी कुछ मदद की जा सके। इनके विरोधियों के खिलाफ इन्होंने केस लड़ा था। और नेल्सन मंडेला जो एक गांधीवादी नेता थे, बहुत साल तक, हमको लग रहा है 20-28 साल तक तो जेल में रहे थे इसी वजह से। तो इन्होंने और नियम ऐसे बने थे कि जो ये दास हैं, ये जो काले लोग हैं, इनको दास का काम ही दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं, ये गलत है। हालांकि कुछ समय तक इन काले लोगों के लिए नियम भी बना दिया गया था, वहाँ के संविधान में इसको शामिल कर लिया गया था कि ये इसमें कोई गलत नहीं है। हालांकि नेल्सन मंडेला ने इसका प्रबल विरोध किया था और बाद में उस नियम को हटाया भी गया। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि इस स्टेज के जो लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि अगर कोई नियम गलत है तो फिर वो गलत है, उसको हटा देना चाहिए, राइट। तो ये कुछ 3 स्तर और 6 चरण की हमने बात की। और इन्होंने ये सारे के सारे सिद्धांत जो हैं वो हेंज दुविधा पर दिए थे। और ये हेंज क्या था, हेंज की स्टोरी क्या थी, उसकी पत्नी की जो है बहुत ही असाध्य बीमारी थी, लाइलाज बीमारी थी, और वो चाह रहा था कि एक ही व्यक्ति के पास उसकी दवा थी, एक ही मेडिकल वाले के पास या केमिस्ट के पास उस दवा थी, और वो उस पर उसका पूरा अधिकार था। क्योंकि जब कहीं पर कोई चीज़ नहीं मिलती, किसी एक ही पास हो जाती है, तो फिर वो एकाधिकार वहाँ पर हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा बाजार में एकाधिकार कहाँ पर होता है, जब कोई एक ऐसी दुकान होती है पूरे बाजार में जहाँ पर सिर्फ आपकी ज़रूरत की चीज़ उसी दुकान में मिलती है, तो ऐसे में वो मनमानी दाम आपसे वसूलता है, अर्थात एक तरीके से मोनोपोली वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हिंज की कहानी को बच्चों को सुनाया गया था और उन्हीं के आधार पर जो है पूछा गया था कि हिंज के पास पैसा उतना नहीं था जितने में वो दवा ले पाता अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि पैसा भी नहीं है और उसको अपनी पत्नी को बचाना भी है। तो ऐसे में हिंज ने चूंकि चोरी कर ली थी, तो ये सही है या गलत है, इसके बारे में जो है बच्चों से पूछा गया था, हिंज डिलेमा के बारे में। और बच्चों ने अपने अपने हिसाब से जो तर्क दिए, उसी के आधार पर इन्होंने ये जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत था उसकी संरचना की थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्रिटिसिज्म इनकी आलोचना की गई है, किस आधार पर की गई है, कि ये पूरी तरीके से सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। परिकल्पनात्मक परिस्थितियां जो हैं वो इसमें दी गई हैं। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि गिलगॉन ने भी कहा, कैरोल गिलगॉन ने, कि ये लिंग रूढ़िबद्धता पर पाई गई है, अर्थात सिर्फ जो है महिलाओं पर ही ये सिर्फ पुरुषों पर ही ये नियम लगता है, जरूरी नहीं कि महिलाओं पर लगे, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर महिलाओं की नैतिकता की बात करें तो महिलाएं किसी चीज़ की नैतिकता को समझती हैं जब कोई उनकी केयर करे, केयर के आधार पर ये नैतिकता को डिसाइड करती हैं। जबकि अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो है न्याय के आधार पर नैतिकता को डिसाइड करते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। थैंक यू।